नमस्कार मेरे सोशल मीडिया के मित्रों। आशा है कि ठंड बहुत पड़ रही है। आप लोग काफी ठंडी से इस समय जूझ रहे हैं उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। यह नया विषय आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। लेकिन हम बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो आपको आनंद करेगा। हमारा ये राजनीतिक विश्लेषण कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पर। क्या आप जानते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष को क्या क्या चुनौतियां होने वाली? क्या पंकज कमल को मुरझाने से बचा लेंगे 2027 में? क्या आपको लगता है कि जिस समुदाय से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी बना चुके हैं? क्या रिजल्ट आएगा उनकी अपनी कम्युनिटी का या क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी? क्या इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस समाज से अपना प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बनाया है क्या उसको व्यापक लाभ मिला है? क्या अच्छा लाभ मिला है? इन सारी बातों पर हम परत दर परत बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल खड़वास खत्म होने के पहले पहले यानी कि यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि ये हिंदुत्व की बात करती है, सनातन मूल्यों की बात करती है, इस नाते ये शुभ अशुभ मुहूर्त अमूर्त सारी चीजें देखती है। और उसने करा क्या, उसने सीधे सीधे अगर देखा जाए तो दिसंबर में खड़मास लग जाता है। सनातन में इसको अच्छा नहीं मानते किसी अच्छे काम को करने के लिए या नई शुरुआत के लिए। और उसके साथ जब ये मामला हुआ कि अब प्रदेश अध्यक्ष दे ही दिए जाए, जो कि बहुत कई लंबे समय से ये लंबित था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष मिलना चाहिए। बड़ा मंथन हुआ, बड़ा चिंतन हुआ, यहाँ से लेकर के प्रदेश तक मीडिया में काफी शोरगुल रहा, कौन बन रहा है। बहुत लोग उसकी रेस में थे, कुछ ब्राह्मण चेहरे थे, कुछ आपको बताएं ओबीसी चेहरे थे, उसमें कुछ अनुसूचित चेहरे भी थे जिनके नामों की चर्चा मीडिया में लगातार हो रही थी। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मीडिया में जो चर्चा चल रही है उसके बाद अचानक से पंकज चौधरी का नाम आता है। पंकज चौधरी की ताजपोशी यानी उनके नाम की घोषणा और नामांकन पहले कर दिया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के प्रांगण में वहां पर एक ऑडिटोरियम हॉल में बड़ी जोर शोर से और बड़े जोशीले अंदाज में ताजपोशी होती है। मामला यह है कि जैसे ही पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाता है, क्या दूसरे दल भी इस पर प्रतिक्रिया करते हैं? क्या दूसरे दल को भय हो जाता है कि भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, अब तो उत्तर प्रदेश में कोई दल रह ही नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुख्य प्रतिद्वंदी दल समाजवादी पार्टी के नेता अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी गंभीरता से नहीं लिया उन्होंने पंकज चौधरी का ताजोपोशी उत्तर प्रदेश के अंदर। कारण क्या है इस पर हम बात करते हैं और ये हम बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी को पंकज चौधरी से भय क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी के जब लोगों से हमने बातचीत किया, खास तौर उनके कुर्मी बिरादरी के सांसदों से जब बात की और इसी संबंध में जब हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात किया तो वहां से भी कई चीजें निकल करके आई। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज का ये चौथा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में चौथे प्रदेश अध्यक्ष बने। पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश सिंह, जो कि मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल की राजनीति में कुर्मी का जो बेल्ट है उसको वो देखते हैं और ओम प्रकाश सिंह के बेटे भी चुनाव लड़े। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश सिंह का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था कुर्मी नेता के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के, क्योंकि उन्होंने 2000 में ही उनको जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अगस्त में उनको प्रदेश अध्यक्ष से अपनी छोड़नी पड़ी और उसके बाद उसको कम बैक किया। अब मामला ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुर्मी समाज के विनय कटियार को इस मामले में आगे रखा और विनय कटियार के समय में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कुर्मी समाज, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ओबीसी जातियों की अगर हम बात करें तो उसमें कुर्मी समाज के अपने अलग अलग दावे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो 9% है, कुछ कहते हैं 7% है, कुछ कहते हैं 6% है। लेकिन अगर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुर्मी समाज के जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हैं उनमें से उनके लोग कहते हैं कि वो लगभग
12% भी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन टोटल ओबीसी कम्युनिटी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 53% या 50% के करीब में ओबीसी जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती, 25 करोड़ की आबादी में। और ऐसे में अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरीज को लेकर के जब हम बात करते हैं तो उसमें कुर्मी समाज सबसे रिच और सबसे प्रभावशाली, ये कृषक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुर्मी समाज को लेकर के यहाँ पर हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विनय कटियार कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष लगभग 2 साल में, और इन 2 सालों के अंदर इन्होंने एक बड़ा लोकसभा चुनाव का जो चुनाव हुआ 2004 का, उसको भी इन्हीं की देखरेख में देखा गया। लेकिन बात यह है कि क्या कुर्मी उनसे इंटैक्ट हो सके? क्या कुर्मियों का भारी मात्रा में वोट भाजपा को मिल पाया? नहीं, 2004 में भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी का कोई भी वोट नहीं मिल पाया, और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी महज 10 सीटों पर सिमट गई। वहीं 99 के लोकसभा चुनाव में जब राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी थे तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीती थी, यानी कि कुर्मी बिरादरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फायर ब्रांड हिंदू बिरादरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, हिंदुत्व की बात करने वाला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में बजरंग दल की स्थापना करने वाला बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कुर्मी उनसे इंटैक्ट नहीं हो पाया, कुर्मियों ने वोट नहीं किया। और आपको ध्यान होगा 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल में नहीं बन पाई और महज 10 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा 2000 के लोकसभा चुनाव में। यानी यहाँ पर एक कुर्मी को बहुत समय नहीं दिया गया, उसके समय कोई ऐसे चुनाव नहीं हुए। दूसरे कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार, जो नाम उनका हर जगह जग जाहिर था, बड़ा नाम था, वो भी बहुत कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब कुर्मियों का वोट लाने में भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा नेता भी फेल हो गया। अब तीसरे नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो विद्यार्थी परिषद, भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रहे, फिर महामंत्री बनाए गए, और आज के समय में वो मंत्री। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं अपने आदरणीय जिनकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वही मैं स्वतंत्र देव सिंह की चर्चा कर रहा हूँ, जिनको एक अच्छा समय मिला। और अब बात अगर करें तो स्वतंत्र देव सिंह उस समय स्वतंत्र देव सिंह उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए 2019 में, और स्वतंत्र देव सिंह के सामने 2019 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 22 में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण चुनाव था। यानी इसलिए महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 2017 में चुनाव लड़ा गया केशव मौर्य के नेतृत्व में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी चेहरा नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और 312 अपनी सीटें जीती, सहयोगी दल के साथ 325 सीटें जीती। लेकिन बात तो तब हुई कि जब प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रदेश अध्यक्ष की भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी होती है जितनी सरकार चलाने वाले प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री की। अब बात 2022 की जब आई तो यहाँ भी कसौटी पे प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व संभालने वाले स्वतंत्र देव सिंह के बारे में चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है, जिनके सामने बड़े चुनाव कराने का मौका मिला 2022 का। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 57 सीटें नीचे आ गई, यानी 57 सीटों का नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी महज 252 सीटें जीत पाई। अब तो फिलहाल उपचुनाव को लेकर उनकी सीटों की संख्या बढ़ गई है, कई लोगों ने दल बदल कर लिया है, वो भी एक बात है। लेकिन उस समय जब प्रदेश अध्यक्ष के नाते इनको एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी, और शायद यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी में यादव के बाद जो सबसे बड़ा धड़ा है वो कुर्मी वोट भारी मात्रा में मिलेगा। लेकिन आप जानकर ताजुब हो जाएंगे कि स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी वोट लाने में कभी सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि कालपी में 2012 में जब पार्टी ने यह तय किया कि 2012 में सारे प्रदेश स्तर के लीडरों को विधानसभा चुनाव लड़ना है, ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह को भी लड़ना था। और स्वतंत्र देव सिंह जब लड़े तो आप चौंक जाएंगे कि इनकी जमानत जब्त हो गई थी, जो आज के समय में मंत्री, और स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मियों को प्रभावित नहीं कर पाए। चलिए, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश में कुर्मियों को इंटैक्ट ना कर पाए हो, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नहीं कर पाए, यानी निर्वाचित नहीं हो पाए, और आज भी वो विधान परिषद के माध्यम से ही सरकार में शामिल है। अब बात ये आती है कि क्या पंकज चौधरी कुर्मियों को इंटैक्ट कर पाएंगे, क्या कुर्मियों को प्रभावित कर पाएंगे? तो अब ये उनके सामने चुनौती है।
अभी 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी में हरदोई रोड पे बसंत कुंज पे एक बहुत बड़े पार्क का इनॉर्गेशन होने जा रहा है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों की आदमकद प्रतिमा लग रही है। वहां कई और भी नए नए चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी और इसको लेकर के अब पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते एक बड़ा कार्यक्रम उनको मिला है, जिसको सफल कराना उनकी पहली चुनौती। यूं तो देखा जाए तो पंकज चौधरी, अगर बात स्वतंत्र देव सिंह से तुलना की जाए तो स्वतंत्र देव सिंह से कोसों आगे है। इसलिए कोसों आगे है कि जहां स्वतंत्र देव सिंह 1200 वोट पाके उनकी जमानत जब्त होती है, वहीं पर पंकज चौधरी 7 बार के सांसद है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो पंकज चौधरी इतने रसूख वाले हैं कि गोरखपुर में रहते हैं, महाराजगंज की राजनीति करते हैं और महाराजगंज से सटा जिला सिद्धार्थनगर, वो सिद्धार्थनगर जहां भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी बने थे, वहां से भी अपने रिलेटिव को उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया। पंकज चौधरी कितने प्रभावशाली है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब महाराजगंज नाम का जिला क्रिएट हुआ और जब से भी वहां जिला पंचायत शुरू हुई, उसके बाद से आज तक कभी पंकज चौधरी के परिवार के या पंकज चौधरी के इर्द गिर्द के लोग ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। ये सामान्य चुनाव नहीं होता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो पंकज चौधरी के साथ जनमानस काफी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और पंकज चौधरी के साथ जो जनमानस जुड़ा है, ये बताता है कि पंकज चौधरी पूर्व के नेताओं की तरह नहीं है। पंकज चौधरी स्वतंत्र देव सिंह की तरह नहीं है। अगर 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आप ये मान सकते हैं कि पंकज चौधरी की जीत है। लेकिन आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 40 लोक विधानसभा के सदस्य जीत के आए, जिसमें 27 कुर्मी और 27 कुर्मी एनडीए के हैं, बाकी कुर्मी समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के हैं। लेकिन वहीं लोकसभा में 2024 में पासा पलट जाता है और पलटने के बाद स्थिति ये आती है कि कुर्मी बिरादरी के ज्यादातर सांसद समाजवादी पार्टी से जीत के आए, भारतीय जनता पार्टी से कम जीत करके आए। ये भी एक बताता है, इंडिकेट करता है कि समाजवादी पार्टी इसीलिए पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने पर काफी रेस्ट मूड में है, काफी आरामदायक मूड में है और शायद इसीलिए अखिलेश यादव कहते हैं कि पंकज चौधरी के बनने से हमारे पीडीए को ही बढ़ावा मिल रहा है और उन्होंने सीधे कहा कि अब हमारा पीडीए बहुत मजबूत है। फिलहाल हम बताते चले आपको कि जितने मैंने नाम गिनाए उसमें पंकज चौधरी को छोड़ दिया जाए तो शायद ही लोग ये जानते थे कुर्मी बिरादरी के लोग। भाजपा की एक बीमारी और है कि यहाँ पर जितने भी जातीय समूह के नेता हैं उनके आगे सिंह लग जाता है, लोग जान ही नहीं पाते हैं कि कुर्मी है। जैसे ओम प्रकाश सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, तो स्वतंत्र देव सिंह को तो बाद में पटेल लिखना पड़ा, ये भी स्थिति आई। फिलहाल आज की स्थिति में कुर्मियों के सामने एक बड़ी सीधी सपाट चीज, वो जानते हैं कि हमें वोट कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। फिलहाल आपको बताते चले कि कुर्मी और यादव दो ऐसी बिरादरियां थी जो पहले सिर्फ भाजपा को ही वोट करती थी, मंडल कमंडल से पहले, लेकिन अब उनका वोटिंग पैटर्न बदल चुका है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा कि कुर्मी बिरादरी, जब समाजवादी पार्टी से कोई कुर्मी बिरादरी का प्रत्याशी होता है तो वो जीत जाता है और भाजपा से अगर होता है तो वो जीत जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर उनका प्रत्याशी कुर्मी का नहीं है तो फिर वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। अब एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पूर्वांचल में कुर्मियों का वोट भी किसी भी प्रकार से सपा से ना लगा पाए और भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़े और कुर्मी के साथ साथ अन्य जातियां भी आए। लेकिन इसमें एक बात कहना पड़ेगा, जब हम प्रदेश अध्यक्षों की ये विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन सा प्रदेश अध्यक्ष कितना पावरफुल रहा, तो उसमें केशव मौर्य जो कि अति पिछड़ों से आते हैं, यानी ये मानते हैं कि ओबीसी की वो जाति जो बहुत मुखर नहीं है, बहुत संपन्न नहीं है, उस जाति के नेतृत्व में भाजपा 312 सीटें जीतती है। यानी क्या भाजपा को फिर से नए सिरे से सोचना होगा और क्या पंकज चौधरी कमल को मुरझाने से बचा पाएंगे? देखते रहिए यूपी खबर। हम फिर मिलेंगे किसी विश्लेषण के साथ, अच्छे विश्लेषण के साथ। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए, आपको ये विश्लेषण कैसा? थैंक यू।